नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज जिस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 8 मार्च है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। तो हमारी जो बहन बेटियां गांव में बैठ करके तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले उनको इस दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि आप लोग एम्पावर्ड हों, अपने आप को पुरुष से कमतर ना समझें, यानी कि एक लेवल में ला करके उनको खड़ा किया जाए, उनके लिए अवसर प्रदान किया जाए। और ये सिर्फ ये नहीं कि संस्थाएं व्यवस्थाएं, आपके पिता, आपके भाई, आपकी सरकार आपके लिए कुछ करे, आपके अंदर भी अंदर जो है एक एम्पावरमेंट होना चाहिए कि मैं सबके बराबर हूँ। भारतीय संविधान हो या दुनिया का कोई भी संविधान हो, कोई कानून हो, वो नागरिक की बात करता है, वो व्यक्ति की बात करता है, कभी महिला पुरुष में विभेद नहीं करता है। ठीक है, तो इस भाव को समझिए। और आप देखते ही हैं कि यूपीएससी हो या कोई अन्य परीक्षा हो या कहीं भी खेल में आप देख लीजिए, हिमा दास को डीएसपी बनाया गया। तो महिलाएं जो है लगातार अपना काम कर रही हैं, अपना जो है जलवा दिखा रही हैं हर क्षेत्र में। यूपीएससी में आप देखते हैं कि लगातार टॉपर भी रही हैं महिलाएं, टॉप 10 में आपको 3-4 महिलाएं मिल रही हैं। तो वो प्रगति कर रही हैं। और किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप इंडिया में पॉलिटिक्स में देख लीजिए, प्रशासन में देख लीजिए, मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, सिनेमा में देख लीजिए, तो वो अपना काम कर रही हैं। और आपको भी उससे सीखना चाहिए, अपने अंदर जो है आत्मविश्वास लाना चाहिए, उसके बाद में अपने काम में लग जाना चाहिए। ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 27 जून के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के तैयारी जो हमें करनी है, उसको लेकर के। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो एक तो है कि आप सिलेबस पर अच्छी पकड़ रखिए। क्या सिलेबस है, क्या उसमें लिखा हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, वो है पेपर एनालिसिस, कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। आप पता चला कि पढ़ते जा रहे हैं, सारा पढ़ लिया, जितनी 4-5 किताबें हैं एनसीईआरटी मतलब सब मिला करके सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्रैक नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहे हैं आप। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है एनालिसिस। सिलेबस की चर्चा तो मैंने क्लास में खूब की है, आपने पढ़ा भी होगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जा करके प्लेलिस्ट को खोलें, लगभग सारी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, जो एक आधा बची होंगी वो भी हो जाएंगी। तो अब जो हमारा मुख्य फोकस है वो क्वेश्चन एनालिसिस पर होगा, कि सवाल यूपीएससी कैसे पूछती है और उसका जवाब कैसे देना है। और ये जो 2-3 महीने का जो हमारा ये सफर होने वाला है क्रैश कोर्स का, इसमें हम बस यही फोकस करेंगे कि किस प्रकार आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल बनवा दिया जाए, कैसे सवाल आते हैं वो आपको सिखाया जाए, कैसे उनको हल करना है वो सिखाया जाए। और जहां पर समझाने की जरूरत है कि ज्यादा सवाल वहां से आ रहे हैं, उस टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए। इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो आज मैं आपके साथ हूं, पिछले 2 वर्ष का पेपर मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटी का। ठीक है, किस सब्जेक्ट का? पॉलिटी का। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आपका यूपीएससी का प्री का पेपर होता है, उसमें जो जीएस वाला पार्ट है, उसमें जो पॉलिटी सेक्शन है, ठीक है, पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, और इसी के साथ साथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान और पॉलिटी दोनों लिखा हुआ है। इससे जो सवाल आते हैं, तो पिछले 2 वर्ष का ट्रेंड हम देखते हैं कि यूपीएससी सवाल पूछ कहां से रही है। 2020 का देखेंगे और 2019 का देखेंगे, क्योंकि इसी से हम एक आंकड़ा लगा पाएंगे कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है, क्या पूछती है, वो क्या जानना चाह रही है, क्या टेस्ट कर रही है। इसको जानने के लिए उसके सवाल को ही देखना पड़ेगा। बाकी तो बहुत बड़े बड़े टीचर अपना लंबा लंबा हाँकते रहते हैं कि हम पढ़ा देंगे उसी से सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, आप उसको बिल्कुल नहीं पकड़ ही नहीं सकते। आप कह दें कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या कोई फलाने जो है किताब का लेखक किताब पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, नहीं, उससे नहीं होगा। आपको खुद यूपीएससी के उस साइकी को पढ़ना होगा जिससे वो सवाल बनाती है। तो हम 2019 और 2020 में जो पॉलिटी के सवाल आए हैं उसका एनालिसिस करेंगे और टॉपिक नोट करते हुए चलेंगे कि सवाल कहां से आ रहे हैं। उन्हीं टॉपिक पर हम केवल चर्चा करेंगे।
क्योंकि इस 3 महीने में पूरा सिलेबस आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और ऑलमोस्ट सिलेबस आपको पढ़ाया गया है। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत जैसे इन्वायरमेंट बचा हुआ तो उसको पढ़ाया जाएगा, अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो क्वेश्चन एनालिसिस पर ही होगा। और जो टेस्ट की बात मैं आपको कर रहा था वो टेस्ट भी आपका हर हफ्ते में होगा, ठीक है। इसी हफ्ते से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, शनिवार या रविवार को शेड्यूल आपको बताया जाएगा, वीडियो बना करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट में सम्मिलित होना है। तो चलिए आपको मैं एक एक करके सवाल दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है और उसका जवाब आपको कैसे देना है, ठीक है। तो मैं भी खोल ले रहा हूं मोबाइल में, क्योंकि अब सवाल तो सब हमको याद नहीं होंगे, तो मैं देख करके ही आपको बताऊंगा और बोर्ड पर भी आपको सवाल वो दिख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2019 से, ठीक है। एक काम कर लीजिए, अगर वास्तव में सीरियस होकर के ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखते हुए चलिए कि किस टॉपिक से सवाल यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है। ये प्री का पेपर है 2019 का, जो सवाल मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। बस मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप उस सेक्शन को समझ पाए जहां से यूपीएससी सवाल पूछ रही है और उसके सवाल पूछने के तरीके को समझ पाए, ठीक है। बस इतना ही मैं चाहता हूं, ठीक। तो चलिए, आप उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी पेन उठा लिया होगा और अब आप सवाल देखेंगे, उसके बाद में जो मैं बताऊंगा उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये पहला सवाल 2019 का पॉलिटी का, ठीक है। ये पहला सवाल आपको दिख रहा है, ठीक। इस सवाल में आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। यानी कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो संसद से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री के वो कैसे उसका चुनाव होगा, उसको कैसे हटाया जाएगा, सवाल किससे है, संसद से है। और क्या नंबर इसका, 45 नंबर सवाल आपको बोर्ड पे दिख गया होगा, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी आपको यहाँ पर बनाना है, कोशिश क्या करना है, आपको कैटेगरी बनाना है। अब आप 2019 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो जो पहला आपका समझने का टॉपिक हो जाएगा वो संसद हो जाएगा, और संसद में क्या, प्रधानमंत्री का पद। अब अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री का पद क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये पेपर कब का एनालिसिस हो रहा है, 2019 का। 2019 में क्या था, आपके देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था 2019 में, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव किसके लिए होता है, इसी में सांसद चुने जाते हैं और उसी में से कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो अगर यूपीएससी आपसे प्रधानमंत्री को लेकर के कोई सवाल पूछ रही है तो कोई गलती तो कर नहीं रही है, क्योंकि उसी साल प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी है। तो जो यूपीएससी का तैयारी करता है, जो स्मार्ट बंदा होता है, वो खट से कनेक्ट कर लेता है कि हो सकता है यूपीएससी से सवाल पूछ ले, और 2019 में प्रधानमंत्री पद से यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। तो ये 45 नंबर का आपका सवाल है 2019 का, ये किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री के पद से। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में ना आप एक ऐसी स्थिति में पाएंगे अपने आप को कि आप खुद विजुलाइज कर पाएंगे कि यूपीएससी सवाल कैसे बनाती है, उसकी साइकी क्या है, कैसे वो समझती है, कहाँ से निकालती है सवाल। और अगर ये समझ गए अच्छे से ना तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ठीक है। यहीं के नॉर्मल से इंसान निकालते हैं, आप देखते रहते हैं। मैंने बहुत सारे आईएएस लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत किया, कई सारे का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, कई अभी आगे आएंगे जो आप देखेंगे। वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं बताते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मंगल ग्रह से आए हैं, उनका आईक्यू 160 से ज़्यादा है, आइंस्टीन से ऊपर सोचते हैं तभी वो आईएएस बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। बस सोचने का जो तरीका है उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है, सवाल नंबर 46। अब इसको आप देख पा रहे होंगे कि न्यायाधीश से संबंधित, यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसी प्रकार इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है वो कैटेगरी बनाना है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं, फिर उसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो जो दूसरा आपको कैटेगरी बन रहा है वो क्या बन रहा है,
न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में किस पर सवाल? जज की योग्यता। किस पर? जज की योग्यता पर सवाल। अब आपको मैं एक वाक्य जो है एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। आपको शायद याद हो कि भारतीय आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा न्यायपालिका में एक जो विरोध देखा गया वो जस्टिस दीपक मिश्रा के टाइम पर देखा गया। जस्टिस दीपक मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त 4 जज उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे रोस्टर को लेकर के, ठीक है। और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जज के ऊपर, जो उस वक्त जज थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर महाभियोग लगाने की बात हुई थी। अब फिर आपसे मैं पूछता हूं कि यूपीएससी ने कोई पाप तो नहीं किया सवाल पूछ करके महाभियोग पर? जो सवाल अभी आपके सामने दिखा 46 नंबर का, वो उसी से रिलेटेड सवाल है। यूपीएससी सवाल वही पूछती है जो चीजें आपके आसपास चल रही होती हैं, बस डीप में जाकर के आपको उसको पढ़ लेना होता है, जो बात मैं हमेशा कहता रहता हूं, ठीक है। तो चूंकि उसको लेकर के बात चल रहा था, यूपीएससी ने घुमा करके कान वहीं से पकड़ लिया। तो आप समझ गए होंगे कि सवाल कहां से आ रहा है। जज की योग्यता को लेकर के सवाल पूछा न्याय व्यवस्था से संबंधित। फिर आगे देखते हैं, यह सवाल आपने देख लिया। इसके बाद में 47 नंबर सवाल देखिए, अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? ठीक है ना। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा स्टैटिक है, बहुत जरूरी नहीं। हालांकि करंट में भी इससे संबंधित बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये स्टैटिक सवाल भी आप मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, जिसने पढ़ रखा है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये स्टैटिक थोड़ा हो जाएगा। लेकिन जो करंट से जुड़ा होगा वो भी इसको इजीली कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका अगला सवाल है, ये किससे आया? सीधे सीधे अनुसूची से आ गया। किससे आ गया? सीधे सीधे अनुसूची से आ गया, ठीक। अनुसूची 9, ठीक है ना। नोट करते हुए चलिए इसको। ये समझ लीजिए कि अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामॉल है उसका, एकदम काम की दवा है। अगर इस तरीके से आप तैयारी कर लिए ना, अब टारगेट बना करके पढ़ लेंगे तो यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ पाएंगे। और अगर ट्रेंड को पकड़ लिया ना तो फिर सवाल कोई कुछ भी पूछे, कहा जाता है ना कि आप मूल को, जड़ को पकड़ लीजिए, तने अपने आप आपके कवर में आ जाएंगे, आप उसको रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 और 50 नंबर सवाल आपको बोर्ड पर अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो 49 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। दूसरा है उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, ठीक है। ये सवाल है, इसको मैं हल नहीं करा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये सवाल किस क्षेत्र से आ रहे हैं। ये सब हल भी होंगे एक क्रम में, मैं आपको पिछले 10 साल का पेपर भी हल कराऊंगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है। अभी बस आपको एक जो है टॉपिक नोट करते हुए चलना है कि हमें जो एक शार्ट पढ़ाई करनी, हर विषय की एक शार्ट नोट्स बनाना है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, जो 27 जून को होने वाला है। तो उसी के क्रम में हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से यूपीएससी फोकस कर रही है, उस आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल है आपका वो किससे है? संसद से है। यह भी सवाल किससे है? संसद से। यहां भी संसद से सवाल था और यहां पर किससे है? लाभ के पद से है, लाभ का पद, ठीक है। अब जिन्होंने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको लाभ का पद बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और जिनको नहीं आ रहा है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ाया जाएगा। बस ये आप नोट करते हुए चलेंगे, मैं तो नोट रखूंगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूज करेंगे, ठीक। अब ये लाभ का पद का सवाल 2019 में क्यों पूछा गया? दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में कई विधायकों के ऊपर लाभ के पद को लेकर के आरोप लगे थे, चर्चा का विषय बना था, खूब राजनीतिक डिबेट हुआ था बीच में।
जब कोई ऐसा मुद्दा देश में होता है तो यूपीएससी फटाक से क्लिक करती है, सवाल बना लेती है, कहां पर जाकर के, थियरी में जाकर के बना लेती है, और वही काम यूपीएससी ने यहां पर कर दिया। ये आपको स्टैटिक लग सकता है, लेकिन ये करंट से जो है जुड़ा हुआ सवाल है। जो 50वां नंबर सवाल आपने देखा अभी कुछ देर पहले बोर्ड पर, उसमें आपने ये देखा कि सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यह सवाल भी किससे है? अनुसूची से है। किससे है? अनुसूची से है। यह सवाल किससे है? अनुसूची से है। यहां भी डायरेक्ट उसने पूछ लिया। ये स्टैटिक सवाल आपको लग सकता है कि ये क्या है, स्टैटिक सवाल है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, ये भी करंट का सवाल है। कई बार आप देखते हैं अखबारों में आपको मिलता है कि फला क्षेत्र में आप उत्खनन का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने संरक्षित कर रखा है। हमारे देश में बहुत प्रकार की जनजातियां रहती हैं, उनका अपना अलग अलग कल्चर है, तो उनको प्रोटेक्शन देना ही सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है कि फला क्षेत्र में कोई एंट्री नहीं करेगा, कोई खुदाई नहीं करेगा, कोई खनन का काम नहीं करेगा। तो उसी के लिए अनुसूची 5 में जो दिया गया है सवाल, ये उसी से संबंधित था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 2 सवाल अनुसूची से आ गए। और कौन सी 2 अनुसूची? 9th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल भी हमेशा पॉलिटिकल होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। इन सब पर चर्चा होगी क्लास में। अभी बस हम नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं कि कहां से सवाल आते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 56 नंबर सवाल है 2019 के पेपर में। सवाल ये रहा आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आप तो खुश हो रहे होंगे ना ये सुनकर के, आपके काम का चीज है। विवाह की बात जैसे आती है, बहुत सारे विद्यार्थी एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोग विवाह के लिए ही तैयारी कर रहे होते हैं ना कि मोटा दहेज मिलेगा, है कि नहीं। जैसे आईएएस बन गया तो 5 करोड़ में डील होगी, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर लेंगे, वो लेंगे, मंत्री की बेटी से विवाह होगा। ये सब कतई मत सोचिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, शादी विवाह तो होता ही रहता है। हालांकि मुख्य मुद्दा ये है समझाना कि जो सवाल है ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। किससे है? मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। कैसे है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार यूपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। ठीक है, जैसे आपकी कोई पसंदीदा हीरोइन होती है, कोई हीरो होते हैं, उसी प्रकार यूपीएससी को बड़ा अच्छा लगता है मौलिक अधिकार, बहुत अच्छा लगता है। यूपीएससी को जितना मौलिक अधिकार अच्छा लगता है उतना कुछ नहीं अच्छा लगता है। और इसकी वजह यह है कि मौलिक अधिकार हमेशा करंट में बना रहता है। लोगों के अधिकार छीनते हैं, वो मुकदमा होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है, तो हमेशा उस चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से सवाल है। अगला जो सवाल है आपका, वो अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यह भी सवाल किससे है? संसद से सवाल है। संसद का ही काम है कानून बनाना, और उसी टॉपिक में आप लोग पढ़ते हैं कि उसके कानून की महत्ता कितनी है, ये आप वहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी सवाल संसद। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 सवाल संसद से सीधे सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, एक प्रधानमंत्री के पद को लेकर के पूछा गया है, एक लाभ के पद को लेकर के पूछा गया है, और इसके अलावा एक पूछा गया है कि अभी जो सवाल मैंने आपको दिखाया कि जो संसद की विधि है उसको हाई कोर्ट का जज खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज उस पर क्या कर सकता है, उससे संबंधित बातें हैं। तो ये सारी चीजें जो है यूपीएससी ने 2019 में पूछी है। अब देखते हैं कि 2020 में क्या क्या पूछा है, और उसके बाद में अगर आपने इसको नोट किया है तो अब हम आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 1 या 2 क्लास में कैसे हम पूरी पॉलिटी का एक अवक्षेप पढ़ लें। जैसे होता नहीं, आपने केमिस्ट्री में अवक्षेप सुना जो है निकाला होगा, जब आप रिएक्शन करते होंगे तो अवक्षेप निकलता है, यानी कि जो अंदर का उसका मटेरियल है जहाँ से काम बनता है उसको अवक्षेप कहते हैं।
तो उस पर हम बात करेंगे। अब 2020 वाला देख लेते हैं। तो 2019 के हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको बोरियत नहीं महसूस हो रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा, आप सवाल देख रहे हैं और उसे मैं कनेक्ट करके बता भी रहा हूं। हालांकि सवाल भी हल नहीं हो रहे हैं, हल होंगे। अभी बस ये निर्धारण कर लेना है कि सवाल आते कहाँ से हैं और उसके बाद में फिर हमें तैयारी कैसे करनी है। टॉपिक हम नोट करवा रहे हैं आपको, ठीक है। 2020 में देखिए, 2020 में खूब सवाल आए हैं यूपीएससी में जो है पॉलिटी से, ठीक है। चलिए 2020 वाले सवाल देख लेते हैं। एक सेकंड बस सवाल मैं निकाल लूं, उसके बाद में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए सवाल आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल जो 2020 में आया है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा करता है, ठीक है। अब ये सवाल आप देख सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। इसमें जो विकल्प लिखा हुआ है, उद्देशिका, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, यानी कि जो आपका सवाल है ये 2020 का है, प्री 2020 पॉलिटी। यहाँ पर जो टॉपिक है पहला आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आपका क्या है वो भी हो जाएगा, और प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। इन तीनों से मिला करके यूपीएससी ने यहाँ पर सवाल पूछा है, ठीक है। ऐसे आपको टॉपिक नोट करने हैं और इस तरीके से हम पढ़ाएंगे भी आपको। चलिए अगला सवाल आप देखिए, आपको अब दिख रहा होगा अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। मेरे सहयोगी बताएं टाइम कितना हुआ है, 22 मिनट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। बस ये नोट करते हुए चलिए कि मैं पढ़ना क्या क्या है, एक लिस्ट आप बना लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, सवाल आपने देख लिया होगा, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस सवाल किससे हो गया, संसद से। फिर संसद से सवाल आया। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बार बार संसद से सवाल पूछ रही है, तो संसद पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बस यही आपको समझाने के लिए मैं एक ये सेशन कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप ये खुद समझ जाएंगे कि हमको ज्यादा फोकस कहां पर करना है, सवाल कहां से आ रहे हैं, और अगर उसी को जल्दी से 3 महीने के बीच में पढ़ लिया जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। अगला सवाल ये देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, ठीक है। अब ये सवाल जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, इसका विकल्प आप देख सकते हैं। ये सवाल है सीधे डीपीएसपी से। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये सवाल आपका वहां से है, ये टॉपिक भी आप नोट कर लेंगे, यानी कि यहां से सवाल आते हैं। यहां पर जो एक कौक्षेप अभी तक निकल करके आया है वो ये है कि बहुत महत्वपूर्ण में क्या है, संसद है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार है। तीसरा जो निकल के आया है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी से उसमें भी सवाल आए थे, यहां भी आ रहे हैं। इसके अलावा न्यायपालिका, यानी कि जो हाइलाइट्स निकल करके आ रहे हैं, जिससे बार बार सवाल आ रहे हैं, वो 4 फेवरेट टॉपिक यूपीएससी के हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपको एक जो है बनना पड़ेगा, पंडित आपको बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। सवाल ये रहा आपके सामने। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। अब इसमें आपको सही गलत पकड़ना है। अब ये जो सवाल है वो किससे रिलेटेड है, मूल ढांचे से। मूल ढांचे का सिद्धांत कहां से आता है, केशवानंद भारती के केस से, जब 1973 में फैसला आता है। नानी पालकीवाल जो बहुत बड़े वकील हैं वो लड़ते हैं इंदिरा गांधी सरकार का, उसमें जो पूरा क्या मामला है, कैसे इंदिरा गांधी उसके अपोज में थी, फिर वो हार गई उसमें।
तो जो मूल ढांचा है ना, ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। तो ये सवाल मूल ढांचे से है। यहाँ पर मूल ढांचा भी आप नोट कर लेंगे। मूल ढांचा भी यूपीएससी को उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको कैटरीना या ऐश्वर्या राय लगती होंगी। अगर आप इन हीरोइनों को पसंद करते हैं और लड़कियां जो है जो उनके कोई भी नायक होंगे, सनी देओल हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उसी प्रकार से यूपीएससी को मूल ढांचा अच्छा लगता है। देखिए एकदम खुश होकर पढ़ाई कीजिए, एकदम फ्री होकर के। कोई गलत बात नहीं अगर आपको कोई अच्छा लगता है, बशर्ते ये है कि खूबसूरती देखने की चीज होती है, हाथ पांव मारने की चीज नहीं होती। हाथ पांव मारने पर टूट जाती है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे के सवाल देखिए। सवाल नंबर 15 और 16 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ठीक है, अब यह भी जो सवाल है आपका, ये संघीय ढांचे से पूछा गया है। किससे? संघीय ढांचे से। ये सवाल आपका किससे है? संघ से है। संघ भी बहुत महत्वपूर्ण एक जो है टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। संघ का मतलब होता है कि उनका राज्य से किस प्रकार संबंध है केंद्र के साथ में। और जो नौकरशाही है, जैसे आईएएस बने तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। लेकिन वो काम किसके लिए करते हैं? केंद्र के लिए भी करते हैं और राज्य के लिए भी करते हैं। कैडर पूछा जाता है, कौन उत्तर प्रदेश कैडर का है, कौन बिहार कैडर का है, कौन तमिलनाडु कैडर का है, ठीक है। तो उनके बीच में जो एक संबंध होता है उससे सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने संघ नोट कर दिया। ये भी आपको नोट करना है कि इससे हमें हाइलाइट्स में पढ़ना है। जो अगला सवाल आपने देखा भी, भारत के संविधान के उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना से सवाल है। किससे सवाल है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना से सवाल है। प्रस्तावना भी यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है और रहेगा। प्रस्तावना से सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर यह रहा। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के भाग 4, भारत का संविधान का भाग 4 क्या है? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। यानी कि इससे दो सवाल। भारत के संविधान का भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहां आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। दो सवाल एक ही साल में यूपीएससी किसी टॉपिक से पूछ ले, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि यूपीएससी के नजर में वो जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीपीएसपी हाईलाइट में आपने लिख लिया है, तो अब उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल फिर देखिए आप, आपके बोर्ड पर अगला सवाल दिख रहा होगा। सवाल नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अभी जो सवाल है ये एक्चुअली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 उससे संबंधित है, लेकिन बात वहीं पर नहीं खत्म होती है। ये सवाल आपका संसद का है और इसके साथ साथ विधानसभा का है, दोनों से रिलेटेड सवाल है। तो संसद यहाँ पर आपने टॉपिक में लिख ही लिया है, यहीं पर आप जो है ब्रैकेट लगा करके विधानसभा भी अंकित कर लीजिए, क्योंकि विधानसभा किसी राज्य के लिए संसद का ही काम करती है। जैसे केंद्र के लिए संसद है, राज्यों के लिए उसी प्रकार विधानसभा होती है। तो यह भी यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल 20 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलना आवश्यक हो। फिर किससे सवाल है? संसद से। फिर किससे सवाल है? संसद से। यहाँ पर एक सवाल संसद से था, आपने देखा था, फिर दूसरा विधानसभा, दोनों मिला करके था। अब फिर से एक तीसरा सवाल आ गया संसद के सत्र को चलने से, यानी कि कब राष्ट्रपति उसे आहूत करता है, कब उसे बुलाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपने देखा कि किससे रिलेटेड है? संसद से। संसद आपने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये हाईलाइट होंगे। हम इस 3 महीने में पॉलिटी के क्लास में क्या पढ़ेंगे?
जितने ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम खुले बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहीं से सवाल आपके आते हैं। और गारंटी लेता हूँ कि अगर पॉलिटी से 10 भी सवाल आए तो वो 8 आपको दिखेंगे पढ़े पढ़ाए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बताए हुए सवाल आएंगे, नहीं, मेरे समझाए हुए थियरी से सवाल आएंगे, जिससे अगर आप समझेंगे तो उसको पक्का कर पाएंगे। ठीक, ये टॉपिक होंगे संसद, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, न्यायपालिका, और संसद के साथ में विधानसभा है, मूल ढांचा, संघ और प्रस्तावना। इतना ही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये 2 से 3 क्लास में पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। मैंने प्रूफ आपको दिखाया कि यूपीएससी सवाल कहां से पूछती है, और फिर टॉपिक हमने नोट करवा दिया, यही पढ़ाऊंगा। अगर आपने नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं, क्लास शुरुआत करेंगे यहीं से। ये सारी टॉपिक हमें पढ़ना है अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी अभी संदेह रह गया हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, अगली क्लास में उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।